हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल फैक्ट्स। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है रिट पिटिशन और उसके टाइप्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिट पिटिशन की कंसेप्ट कहाँ से आई हुई है, रिट पिटिशन क्या है और इसे किसके द्वारा रिट इशू किए जा सकते हैं, और फिर इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे विद सम केस लॉज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। तो जो आपका कंसेप्ट है रिट पिटिशन का वो आपका इंग्लिश लॉ से आया हुआ है, बट जो हमारे रिट पिटिशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और जो इंग्लिश लॉ में है दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन द concept of writ petition in English law and that is on our Indian Constitution is that it can be accessible by any individual to exercise or claim his right against the order of the court when served injustice or impugned। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इससे अकॉर्डिंग कोई इंडिविजुअल भी आपका ये रिट पिटिशन एक्सरसाइज कर सकता है, जो चीज़ आपका जो कि आपका इंग्लिश लॉ में नहीं दिया गया है। तो ये है आपका कंसेप्ट और ये आपका बेसिक कहाँ से आया हुआ है। सेकंड, रिट पिटिशन होता क्या है। तो रिट पिटिशन इज एन एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट रिक्वेस्टिंग इट टू इशू अ स्पेसिफिक रिट। तो ये जो आपका एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल किया जाता है किस लिए कि वो कोई रिट इशू करे जिस वजह से आपके जो प्रॉब्लम है, आपकी जो फंडामेंटल राइट वॉलेट की गई है उसके लिए, ताकि कोर्ट आपकी उसमें मदद कर सके आपको जस्टिस दिलाने में। तो a writ is a written official order issued by a court. It is issued to a court of law jurisdiction or to an individual if any violation is made with the fundamental rights of any person। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स के साथ इन्फ्रिंजमेंट हुए या फिर किसी ने उसे वॉयलेट किया है तो उस केस में ये रिट इशू की जा सकती है किसके अगेंस्ट, कोई भी कोर्ट जो आपकी लोअर जुरिस्डिक्शन के है या फिर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। ये है फिर पिटिशन की कंसेप्ट की रिट पिटिशन क्या है और किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। तो अब इसे इशू कौन कर सकता है। जो रिट पिटिशन के बारे में पावर दी गई आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो 2 आर्टिकल में दी गई है। द फर्स्ट वन इज आर्टिकल 32 इन विच अ पर्सन कैन फाइल अ रिट पिटिशन टू सुप्रीम कोर्ट, एंड द सेकंड वन इज अंडर आर्टिकल 226 इन विच अ पर्सन कैन फाइल अ रिट पिटिशन टू हाई कोर्ट। तो जो रिट पिटिशन का हमें पावर दी गई है आप में कि आप कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हो और कौन सी कॉम्पिटेंट कोर्ट है जो रिट इशू कर सकती है, वो है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो अब देखते हैं रिट्स के कितने टाइप्स हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट के 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज हेबियस कॉर्पस, सेकेंड वन इज मैंडमस, थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, फोर्थ वन इज सर्सोरारी एंड द लास्ट वन इज क्वो वारंटो। तो अब आइए इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस की जो लिटल मीनिंग है वो है टू हैव बॉडी ऑफ। ये आपके उन केसेस में एप्लीकेबल होती है जहाँ पे किसी पर्सन को डिटेंशन में डाल दिया गया बिना किसी रीज़न के, या फिर किसी पुलिस ने किसी को जेल में डाल दिया 24 आवर्स से ज़्यादा तक रखा और उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। पुलिस अगर उसे बिना किसी रीज़न के बिना कुछ बताए उसे जेल में डाल रखी है, ना ही उसे कोर्ट में पेश करी ना उसे छोड़ रही है, तो इनकी जहाँ पे भी इलीगल डिटेंशन की गई है वहाँ पे ये रिट एप्लीकेबल होती है। तो आइए किस बारे में क्या दिया गया है वो देखते हैं। दिस रिट इज ड्यू टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और imprisoned। By virtue of this writ, the court directs the person to detain to be brought before it to examine the legality of his detention। तो इसमें जो कोर्ट है वो पर्सन को बुलाती है कि आप उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट करें, चेक करने के लिए जो डिटेंशन दिया गया वो लीगल है या इलीगल। अगर कोर्ट को लगता है कि उसे डिटेंशन अनलॉफुल है, इलीगली तरीके से डिटेन किया गया है, तो उस केसेस में उसे फ्री कर दी जाती है और कोर्ट तुरंत ऑर्डर देगी कि उसे जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो केस लॉ एक है वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो आइए इस केस में क्या गया उस केस के डिटेल्स देखते हैं। दिस केस इज नोन एज हेबियस कॉर्पस केस। हियर इट इज एक्सप्लेन्ड व्हाट इज अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मीन। तो इस केस में जो आपके हेबियस कॉर्पस है इसके बारे में बताया गया था कि हेबियस कॉर्पस क्या है, इसके बेसिकली समझाया गया था इस केस में। इसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो रिट हेबियस कॉर्पस की वो किसी पर्सन की लिबर्टी को सिक्योर करती है, या फिर जो भी पर्सन उसे ये पावर देती है कि वो फाइल करे सुपीरियर कोर्ट में कि उसकी इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट, कि उसे अनलॉफुली रखा गया है, उसे ये टाइप की फ्रीडम नहीं दी कि वो अपने जो चार्ज लगे उसके लिए वो कोर्ट में अपील कर सके, या फिर उसके साथ किस टाइप की इनजस्टिस हुई है उसे अनलॉफुली डिटेन किया करा गया है। तो उन केसेस में आपकी हेबियस कॉर्पस
कि रिट फाइल कर सकते हो आप। सेकेंड वन इज़ मैंडेमस। जो आपके मैंडेमस के रिट है ये आपकी कमांड देते हैं इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, जब वहाँ पे कोई भी बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर कोई भी ऑफिशियल जो है जिससे वो ड्यूटी दी गई है वो उसे परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब वो मान लिया किसी बंदे को काम दिया गया है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड है पर वो काम करने से मना कर दे रहा है, ऐसे किसी बंदा क्या करे। तो ऐसे केस के लिए ये आपके रिट मैंडेमस दी गई है कि आप अपील करो ताकि अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है वहाँ पे वो काम करने से मना कर रहा है तो ऐसे केसेस में उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। तो इसमें जो केस लॉ है वो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जीसी मांडव। सुप्रीम कोर्ट held that the applicant must have a legal right to compel the performance of some duty cast on the opponent by the constitution or any other statute। तो इसमें जो एप्लीकेंट है जो दे रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो इसके अगेंस्ट वो केस कर रहा है उसे कोई ड्यूटी दी गई हो किसके अंदर, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या भी किसी अदर लॉज के अंदर, और वो जो ड्यूटी दी गई वो कुछ 3 क्वालिटीज़ पोजेस करे जो कि नेक्स्ट पेज में है। फर्स्ट वन इज़ द ड्यूटी मस्ट बी पब्लिक नेचर। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट हो सकता है, कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं। सेकंड वन इज़ मस्ट नॉट बी डिस्क्रिशनरी वन, मतलब जो भी उसे काम दिया गया है वो डिस्क्रिशनरी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये उसके डिस्क्रिप्शन पे उसकी मर्जी पे नहीं बेस्ड हो, ये वो काम उसे कंपेल करो कि काम उससे करना है वो उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे डिस्क्रिप्शन पे कि उसकी मर्जी पे उस पर छोड़ दिया हो कि आपको ये करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, उसको कंपेल नहीं किया गया किसी भी लॉज के अंदर तो उसके अगेंस्ट आप ये सू नहीं कर सकते। Then the next one is and duty discretionary, then the power must have been conferred by the authority and statutory provisions are made for it। अगर discretionary power है तो उसके लिए कोई लॉ या कोई रूल दिया गया हो। तो जो थर्ड है वो है आपका को वारंटो, द रिट ऑफ को वारंटो। ये जो रिट ऑफ को वारंटो वो बताया गया ऐसे कि रिट ऑफ को वारंटो मीन्स अ रिट दैट यू कैन बी सूट टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस to which he does not have entitlement। Here, the term quo warranto means by what authority, on whose authority is one holding a public office। It means कि जो पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए या ऑफिस को होल्ड करने के लिए, वैसे पर्सन को अगर वो पावर दी वहाँ पे रखा गया है तो अगर उसकी ये तो इनजस्टिस हो रही किसी के साथ कि जो केबल नहीं है उसे वहाँ बैठा दिया गया है, वो काम नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है या उस लायक नहीं काम करने के, तो उस केस में आप को वारंटी की रेट फाइल कर सकते हो। इसका जो बेस्ट केस लॉ है वो है जमलपुर आर्य समाज वर्सेस डी राम। इस केस में जो हाई कोर्ट डिसीजन दिया था वो था रेट पिटिशन वाज मूव टू द हाई कोर्ट बाय द पिटिशनर अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ बिहार राज्य आर्यन प्रतिनिधि, दैट इज अ प्राइवेट रिलीजन एसोसिएशन। ये आपकी एक प्राइवेट रिलीजन एसोसिएशन थी जिसका नाम था बिहार राज्य आर्यन प्रतिनिधि। कोर्ट डिसमिस द पिटिशन ऑन द ग्राउंड दैट अ रिट ऑफ को वारंटो कांट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट एसोसिएशन। तो ये जो आपको को वारंटो है ये भी आपको प्राइवेट एसोसिएशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, इसके लिए पब्लिक ऑफिशियल होना चाहिए, जो पर्सन है वो पब्लिकली मतलब वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल होगा, किसी प्राइवेट के अगेंस्ट आप नहीं डाल सकते। नेक्स्ट वन इज सर्सोरारी। इट मीन्स टू सर्टिफाई। Certiorari is a curative writ when the court is of opinion that a lower court or a tribunal has passed an order which is beyond its power or committed an error of law, then तो द रिट ऑफ सर्सोरारी इट मे ट्रांसफर द केस टू इटसेल्फ और कॉज द ऑर्डर पास बाय लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। मतलब इस जो सर्सोरारी का रिट है ये तब पास किया जाता है जब कोई कोर्ट है जिसने एक डिसीजन दिया है जो या तो गलत हो जाना चाहिए डिसीजन, या फिर जो डिसीजन दिया है वो उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो, वो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर लाई नहीं करता हो। अगर ऐसे केसेस में अगर कुछ हुआ है तब इसकी एग्जांपल होगी जैसे कि आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसने कोई डिसीजन दे दिया है आपका 3 ईयर से ज़्यादा का, जैसे कि उसने डिसीजन दे दिया आपको 7 साल तक का, या फिर उसने डिसीजन दिया आपको कि अंडर सेक्शन 302 उसने दे दिया आपको 10 साल की पनिशमेंट, ठीक है। वैसे में आप 10 साल की या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, तो ऐसे में क्या किया जाए, तो ये तो उसके जुडिशन में लाई नहीं कर रहा है, उससे पावर से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में आप सर्सोरारी के रेट आप फाइल कर सकते हो। तो इसमें जो केस लॉ है वो है कलेक्टर ऑफ कस्टम्स वर्सेस AHA रहीमन। तो इस केस में डिसाइड किया गया था द कलेक्टर ऑफ कस्टम्स इन दिस केस पास एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स विदाउट एनी नोटिस एंड इंक्वायरी। द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट ऑर्डर पास्ड बाय द कलेक्टर was without hearing and knowing all the key points of the case and held that the same is contrary to the principles of natural justice।
and hence under Article 226 High Court is a writ of certiorari to quash the order of customs collector. इसमें जो कलेक्टर था कस्टम्स का, उसने एक केस में डिसीजन दिया विदाउट एनी इंक्वायरी और विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी नोटिस और नॉट एनी इंक्वायरी उसने डिसीजन दे दिया, जो कि बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो ऐसे केस में उसने 226 के अंदर जो रिट पिटिशन फाइल किया था पिटिशनर ने, उसके लिए कार्रवाई की गई और उसमें जो ऑर्डर दिया गया उसको कॉज कर दिया, उस ऑर्डर को हटा दिया गया। जो लास्ट हमारी ये है वो है प्रोहिबिशन, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। Prohibition writ for the court is issued to stop or put a stay on the power exercised by the authority and is commonly known as the stay order. In India, a writ petition is issued against the proceedings going on in a lower court, and in such proceedings, the lower court is exceeding its power. Once the writ of prohibition is allowed either by the Supreme Court or in High Court, the proceedings of the lower court came to an end. Prohibition is writ of right, not a writ of courts, and is of a preventive nature rather than corrective. मतलब कि ये जो है, अगर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, वो कोई प्रोसीडिंग दे रहा है, प्रोसीडिंग में वो अपनी पावर एक्सीड कर रहा है या फिर वो ऐसा कर रहा है जो कि लॉ के अगेंस्ट जा रहा हो, तो ऐसे केसेस में ये जो रेट है वो उसमें प्रोहिबिशन लगाता है, उसमें स्टे ऑर्डर लगा देता है। ये वो आपका ये जो है एक करेक्टिव नहीं है, ये आपका प्रिवेंटिव नेचर का है, ये आपको प्रिवेंट करे गलत डिसीजन देने से, गलत वे में जाने से। ऐसा नहीं है कि इसमें कि कोई गलत किया फिर इसमें ये हो, पर नहीं, इसमें जो रूल है वो है कि अगर लोअर कोर्ट किसी गलत डायरेक्शन जा रहा है, किसी गलत प्रोसीडिंग्स दे रहा है या फिर किसी अपनी पावर को एक्सीड कर दे रहा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए एक स्टे दे देता है इसमें, जो कि है आपका रेट ऑफ प्रोहिबिशन। तो इसमें जो केस लॉ है वो है एस गोविंदा मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो डिसीजन दिया गया वो है, इट इज़ वेल सेटल्ड लॉ derived from decided cases that a writ of prohibition lies not only in the case of excess of jurisdiction or for abuse of judicial power, but writ lies also in the case where the actions are taken in contravention to the rule of natural justice. मतलब इस केस में डिसाइड करा गया, ये डिसीजन दिया गया कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो सिर्फ उस केसेस में नहीं एप्लीकेबल है जिनमें कि कोर्ट अपनी पावर एक्सीड कर रही है, बल्कि उस केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगी जहाँ पे कोर्ट नेचुरल जस्टिस को कॉन्ट्रावेन कर रहा हो, उसके अगेंस्ट जा रहा हो। ठीक है, तो ये थे हमारे व्हाट इज़ रिट पिटिशन, इसके टाइप्स के एक्सप्लेनेशंस और केस लॉज। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उन्हें क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।